जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें आप देख ही चुके होंगे टाइटल क्या है कि एनडीए के लिए नोट्स कैसे बनाना है, एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन के लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाओ। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी कि आप नोट्स बनाओ। ये नहीं चलेगा कि आपने लेक्चर्स अटेंड कर लिए, कुछ किताबें पढ़ ली और उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए। आपको अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाने होंगे। उसकी मदद से आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे समय तक लर्न कर पाओगे, याद रख पाओगे, ग्रैस्प कर पाओगे। और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे और कुछ बताऊं, एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर मैं जो भी आपको बताऊंगा, रिकमेंडेशंस दूंगा, इसमें मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है। मैं नहीं एलिजिबल हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि मैथ्स के नोट्स कैसे बनाना है। वो अखिल रॉय सर बताएंगे, आपको बता चुके होंगे या आने वाले किसी वीडियो में बताएंगे। तो ये मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए है कि वहाँ पे आपको नोट्स कैसे बनाना है। इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप किसी चीज़ को 10 बार पढ़ते हो और 1 बार लिखते हो, ये बराबर होता है। जब हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं तो हमारी बॉडी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को रीड कर रहे होते हैं तो सिर्फ माइंड इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं तो हमारी मसल मेमोरी भी उसके साथ में जुड़ जाती, या वो लिखी हुई चीज़ हमारी मसल मेमोरी में भी आ जाती है, ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। अब मैं ये साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप चाहो तो इसको कंफर्म कर सकते हो कि ये फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा जब आप लिखते हो किसी चीज़ को बनिस्बत के उसके सिर्फ उसको पढ़ते हो। तो लेक्चर्स आपको अटेंड करना है, बुक्स भी आप रेफ़र कर सकते हो, करते ही होंगे, करना ही चाहिए, लेकिन अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाना है। अब जब आप नोट्स बनाओगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है जिसको हम कहते हैं सिलेबस। ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने के कोऑर्डिनेशन में या उनके पढ़ाने के हिसाब से आप नोट्स बनाते हो, लेकिन जस्ट मेक श्योर, जस्ट मेक दिस श्योर कि आपको सिलेबस पता हो। अगर नहीं पता है, नहीं भी याद है आपको सिलेबस, वैसे तो मैंने हमेशा रेकमेंड किया है स्टूडेंट्स को कि जहाँ तक हो सके सिलेबस को याद करो, लेकिन अगर आपको सिलेबस याद नहीं भी हो रहा है या पूरी तरह से याद नहीं हुआ है, तो भी एटलीस्ट सिलेबस की कोई कॉपी होगी आपके पास में जिसमें आपने सिलेबस लिखा हुआ होगा, या वो भी नहीं है तो इंटरनेट से सिलेबस निकाल सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन में से सिलेबस निकाल सकते हो, और वो लिखे हुए सिलेबस के हिसाब से आप नोट्स बनाओगे। सबसे पहली चीज़ ये, यानी कि जब आप नोट्स बनाओगे, देखिए क्या होता है, कई टीचर्स पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने का तरीका सिलेबस के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अलग हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, वो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको तो ध्यान देना है, लेकिन उसको अपनी राइटिंग में जब लिखोगे तो ऐसा अरेंज करके लिखना है कि आपका पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक पूरा हो रहा हो। तो सपोज आप हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पता है आपको, तो उसके नोट्स बना रखे हैं, या फिर उसके बाद आने वाले चैप्टर्स, मौर्यन एम्पायर या पोस्ट मौर्यन पीरियड या गुप्ता एम्पायर या विजयनगर एम्पायर, इन सब के टॉपिक्स हेडिंग के अंतर्गत इन नोट्स बनाओ, जो कि आप करते ही होंगे, इसमें कोई बहुत यूनिक बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेक श्योर कि कुछ ऐसे टॉपिक के नोट ना बना लो जो सिलेबस में नहीं है, या कोई ऐसा टॉपिक छूट न जाए जो सिलेबस में है पर आपने नोट्स नहीं बनाए। तो जो आप काम कर रहे हो, एक बार उसको सिलेबस से टैली कर लो कि सिलेबस के हिसाब से नोट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखनी है, और इसके ऊपर आपको वर्क करना शुरू करना है। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स इसके ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करो। स्टार्ट राइटिंग bullet points while attending the lecture। ये जो एक ऐसी चीज़ है कि क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेक्चर अच्छे से अटेंड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, वो सुनते हैं पूरा अच्छे से, सब कुछ चीज़ें ग्रास्प भी करते हैं जितनी उनसे हो सकती है। देन उसके बाद में जब लेक्चर पूरा हो जाता है तो उस लेक्चर को या उसके पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, और फिर उस पीडीएफ को, डाउनलोडेड पीडीएफ के रेफरेंस को लेके फिर नोट्स बनाते हैं।
लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जब लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं तो कॉपी और पेन हाथ में लेके रखे हुए होते हैं। मतलब मैंने ऐसा शो किया पर इसमें कॉपी नहीं थी, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कॉपी और पेन को हाथ में लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टीचर जो बोल रहा है एक एक वर्ड आपको लिखना है, एक एक लाइन आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको लगता है कि टीचर ने कोई बात बोली जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस पे उसने जोर दिया, जिसको उसने खुद हाईलाइट किया कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमीडिएटली फटाफट कर्सिव राइटिंग में तेज़ी से, खराब राइटिंग भी चलेगी, बस इतनी ख़राब नहीं होना चाहिए कि आप खुद न समझ पाओ उसको बाद में। तो बड़ी तेज़ी से जैसे ही टीचर ने कोई पॉइंट बोला आप उसको लिख लो। ये हो गया आपका बुलेट पॉइंट। एक चैप्टर को 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाने की प्रोसेस में टीचर्स कम से कम 15-20 ऐसे बुलेट पॉइंट्स बताता है जो शायद उसके नोट्स में नहीं होते, जो शायद किताब के अंदर ना मिले, या फिर जो भले किताब और नोट्स में हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप एक भी ऐसा बुलेट पॉइंट नहीं छोड़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ते वक्त या लेक्चर अटेंड करते वक्त पूरे टाइम लिखते रहें, नहीं, आपको मेन फोकस लेक्चर को सुनने पे ही लगाना है, लेकिन हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला उसको लिख लिया। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा और उस टॉपिक के आप नोट्स बनाने के लिए जाओगे तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, आप कोई और रेफरेंस भी ले सकते हो, लेकिन ये जो बुलेट पॉइंट्स होंगे, ये बुलेट पॉइंट्स आपके लिए क्या बन जाएंगे? टॉर्च की तरह बन जाएंगे अंधेरे में, कि इन्हीं बुलेट पॉइंट्स के अराउंड पूरा लेक्चर चल रहा होगा। तो इन्हीं बुलेट पॉइंट्स के अराउंड आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नोट्स बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। रेफर बुक्स along with the class notes, राइट? अब क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो उनको अपन छोड़ देते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे जियोग्राफी हो गया, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना चाहिए कि देखो, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो टीचर आपको 100% फैक्ट्स नहीं बता सकता, क्योंकि फैक्ट्स इतने अनलिमिटेड होते कि अगर वो फैक्ट्स बताने जाएंगे तो एक ही लेक्चर शायद पूरे सेशन में चलता रहे, इतने फैक्ट मिल सकते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि टीचर ने जो पढ़ाया था उसके बुलेट पॉइंट्स अपने पास लिखे हुए हैं, उसने जो पीपीटीज आपको दी थी टीचर ने, वो पीपीटीज के पॉइंट्स आपके पास में अवेलेबल है क्योंकि आपने पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है। अब एक अच्छी सी किताब भी साथ में रख लो। अब जब आप अपने नोट्स बनाने जाओगे तो तीनों को रेफर करो और ये देखो कि कहाँ कहाँ से मेरे को क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो टीचर ने बताई होगी जो किताब में नहीं होगी, तो वो तो लिखना ही है अपने को। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो टीचर ने नहीं बताई हो पर किताब के अंदर है, उसको भी अपने नोट्स में शामिल करो। बाकी जो क्लास नोट्स के अंदर पीडीएफ में है वो तो आपको लिखना ही है। तो इससे ये होगा कि थोड़ी सी मेहनत डेफिनेटली आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मेहनत का डर है तो फिर ये आर्म्ड फोर्सेस वाला करियर आपके लिए तो है ही नहीं। तो हार्डवर्क तो यहाँ पे बहुत करना पड़ेगा, लेकिन इस हार्डवर्क को करने की प्रोसेस में यू विल मेक श्योर दैट यू गेट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड किए, तो देन अगेन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हो। तो क्लास नोट्स, टीचर के बताए हुए बुलेट पॉइंट्स और एक अच्छी सी किताब जिसकी भाषा आपको समझ में आती। किताबों को लेके स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन पूछते, सर ये लाएं कि वो लाएं। मैं ये कहता हूँ कि एक किताब पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। एक किताब के अंदर इतना कंटेंट दिया हुआ होता है, वो कोई सी भी किताब, कि अगर आप उस कंटेंट को भी बहुत अच्छे से पढ़ लो तो भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट? तो उस किताब के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखो। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि ये करते हुए आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है ट्राई टू राइट
in minimum words. ट्राई टू राइट इन मिनिमम वर्ड्स. जैसे कोई किताब के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब उस पैराग्राफ के अंदर 4 लाइन लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, उस 4 लाइन को एज इट इज कॉपी नहीं करना है. आपको ये इंश्योर करना है कि उस 4 लाइन से समझ में क्या आ रहा है, और उस 4 लाइन से जो बात आपको समझ में आ रही है उसको आपको लिखना है. यहाँ पे मान लो एम्परर अशोक के इंस्क्रिप्शन या 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है कि एम्परर अशोक वॉज द रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर बिटवीन दिस टू दिस. एम्परर अशोक wanted to preach his धम्म, for which Emperor Ashok decided to inscribe on the rocks and make pillars to write his inscriptions and pass his message of Dhamma to the people. अब ये अपने आप में बहुत सारी लाइंस हो गई. अब इसको आप मिनिमम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो, एक लाइन में आप इसको लिख सकते हो. Emperor Ashok commissioned rock and pillar inscription for preaching his messages. ये चीज़ आपको करनी है, इनोवेशन आपको अपनी तरफ से करना है, वरना क्या होगा, आप बहुत सारा लिखते रहोगे. तो नोट्स बनाने की प्रोसेस में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लिखना बहुत पड़ता है, हाथ दुख जाते हैं. अगेन मैं एक बात तो कहूँगा कि भाई हाथ दुखते हो या पाँव दुखते हो, अगर आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो दुखाना पड़ेंगे, लेकिन फिर भी स्मार्ट वर्क करके उसको थोड़ा कम किया जा सकता है. तो आप क्या इंश्योर करो कि अगर बड़े बड़े पैराग्राफ है तो उनको पढ़ो, उसका समरी क्या निकल के आ रहा है, वो समरी को अगर 6 लाइन का कोई पैराग्राफ है तो उसको 2 या 2.5 लाइन में कंक्लूड करने की कोशिश करो, उसका मेन मैसेज निकाल के लिखो. तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन मैसेज को निकाल के लिखो सारे नोट्स के अंदर. फिर उसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जिसके लिए एक और स्लाइड अपन बना लेते हैं, और वो पॉइंट है make different copies for each subject. ऐसा नहीं कि आप एक बहुत बड़ी कॉपी ले आए तो आपने ये बोला कि मैं यहाँ पे 2 पेज में पॉलिटी लिख लिया, फिर 2 पेज बाद हिस्ट्री लिख लिया, फिर 2 पेज बाद इकोनॉमिक्स लिख लिया, फिर 4 पेज बाद मैथ्स लिख लिया. मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऐसा मत करो. भले ही छोटी कॉपीज़ लेके आओ, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग नोट्स बनाओ. इससे क्या होता है, एक तो आपका ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर समझ में आता है, और अगर नहीं होता है तो बनने लगता है, आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हो. दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए जाते हो, यानी कि जब आपकी एग्ज़ाम आने वाली होती है, आप अपने नोट्स के थ्रू रिवीजन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए आसान हो जाता है कि एक बार में एक कॉपी आप उठाते हो, आपको पता होता है कि ये कॉपी जो है इसमें कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या आपको पता होता है कि ये हिस्ट्री की कॉपी जो इसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है तो हम हिस्ट्री रिवाइज़ करेंगे, या जियोग्राफी की कॉपी तो जियोग्राफी पूरा इसमें लिखा हुआ है. अगर एक कॉपी में आप कहीं पे भी कुछ भी लिखते हो तो आपको लास्ट मोमेंट पे उसको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि यार 4 पेज में हिस्ट्री लिखा हुआ था, फिर 6 पेज छोड़ के फिर हिस्ट्री लिखा हुआ था, फिर 10 पेज छोड़ के कुछ और लिखा हुआ था. तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा लास्ट मोमेंट पे. तो वो लास्ट मोमेंट के टाइम के वेस्टेज को बचाने के लिए अलग अलग कॉपीज़ बनाओ, और अलग अलग कॉपीज़ बना के उसमें नोट्स बनाओ. तो बेसिकली ये देखो, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी नोट्स बनाते वक्त आपको जो ध्यान रखनी है. एक और इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं, यूज़ हॉलीडेज टू कंप्लीट नोट्स. यूज़ हॉलीडेज टू कंप्लीट नोट्स. या फिर अगर आपको कोई बैकलॉग लगा हुआ है कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी नहीं पढ़े या लेट पढ़ना शुरू किए, तो वो भी आपको हॉलीडेज में ही कवर करना है. एंड बैकलॉग्स, राइट. तो संडेज आते हैं या कोई और वैकेशंस आती है, तो देखो ये वैकेशंस अभी आपके एंजॉय करने के लिए नहीं है. अब जब आपने आर्म्ड फोर्सेस को अपने करियर के लिए चूज़ कर ही लिया है तो आपको उसके बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे.
लेकिन उसकी एक खामी ये है कि कॉमन लोगों की तरह आपकी लाइफ नहीं रह जाती। आप कॉमन लोगों की तरह दिवाली, दशहरा, होली सेलिब्रेट नहीं करते हो ऐसी बात नहीं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी करते हैं, लेकिन वैसे या उतना नहीं कर पाते जितना कि एक आम आदमी करता है। ये सेक्रीफाइस होता है एक, भाई हम लोग आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सारे सेक्रीफाइस देते हैं। आपको अभी से ये सेक्रीफाइस देने शुरू करने पड़ेंगे। दिवाली की लंबी छुट्टी आ सकती है, होली की लंबी छुट्टी आ सकती है, राखी की लंबी छुट्टी आ सकती है, या किसी और न्यू ईयर के समय लंबी छुट्टी आ सकती है। और जनरली ये होता है कि वी गो विद द फ्लो, कि भाई सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भी उस सेलिब्रेशन और उस एंजॉयमेंट की प्रोसेस में आ जाते हैं। लेकिन ये जो नोट्स बनाने का तरीका, या नोट्स बनाने के लिए ये छुट्टियां बहुत इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इस समय आपकी क्लासेस नहीं चल रही होती, तो नया कुछ हो नहीं रहा होता है। पुराने अगर बैकलॉग्स हैं तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर इनकम्प्लीट कॉपीज़ है आपकी तो वो इनकम्प्लीट कॉपीज़ को आप पूरी कर सकते हो, राइट। तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस। और हफ्ते में एक तो छुट्टी आपको मिलती संडे को। तो नोट्स अगर एनडीए के लिए आपको बनाने हैं, वीक में क्या होता है, कई बार इतने लेक्चर्स हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कई स्टूडेंट्स के स्कूल्स भी होते हैं तो नहीं दे पाते उतना टाइम। तो फिर क्या किया जाए, संडे को यूटिलाइज़ किया जाए। संडे को सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ के 5-6 घंटे बैठे रहो, लिखने का काम करते रहो। परेशानी होगी शरीर को, लेकिन दो परेशानी, क्योंकि शरीर को तकलीफ देके ही तुम दुनिया को जीत पाओगे, कंफर्ट जोन से बाहर आके ही दुनिया को जीत पाओगे, राइट। तो वो संडे को बैठो और संडे को इनकम्प्लीट, बैकलॉग्स, ये सारी चीज़ें पूरी कर लो, ताकि अपने नोट्स अप टू द मार्क हो जाए। भले ही अपने को आधा दिन लग जाए, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 2-2:30 बज जाए, फिर भी आपके पास में संडे की शाम और थोड़ी बहुत रात रहेगी रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए बच जाएगा टाइम। टाइम को मैनेज बहुत अच्छे से करना है ना। नोट्स बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक एक मिनट को मैनेज करो। तो मैं वो पॉइंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, मेक श्योर दैट you utilize each and every minute। तो अगर आप हर एक एक मिनट को यूटिलाइज करोगे, कि मेरा एक भी मिनट ऐसा नहीं जाना चाहिए जब मैं प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा हूँ या प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही हूँ, तो आपके नोट्स आप टाइम पे प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि हफ्ते भर में बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जो कि हम, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मोबाइल सर्फिंग करके वेस्ट कर सकते हैं, या दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वेस्ट कर सकते हैं। देखो ये चीज़ें क्या आपको आपका लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रही है? अगर कर रही तो करो उसको, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मदद नहीं कर रही तो उसको छोड़ो और नोट्स बनाने पे फोकस करो। नोट्स बनाना अपने आप में एक बहुत मेहनत काम होता है, तो इसीलिए आपको दूसरे अनइम्पॉर्टेंट काम छोड़ने पड़ेंगे और अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, एक एक मिनट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब आप इस कंपटीशन के अंदर आगे निकल पाओगे। और उसके लिए ज़रूरी कि बेहतर नोट्स बनाओ। अभी जो बेहतर नोट्स होते हैं ना, एक काम कैसे आते हैं पता है आपको? एक तो जब आप नोट्स बना रहे होते हो इतनी मेहनत करके, तो वो लिखी हुई चीज़ आपको अच्छे से ग्रैस्प हो जाती। दूसरा, जब आप रिवीजन के लिए जाते हो आखिरी के 15 दिन में या 1 महीने में या जितने भी दिन आपके पास होते हैं, तो आपके हाथ से मेहनत से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से रिवाइज होते हैं, बहुत तेज़ी से रिवाइज होते हैं, और बार बार उन चीज़ों को पढ़ के आपकी विजुअल मेमोरी में आ जाते हैं। एंड देन अगेन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा सही करके आओगे। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करो, और इससे भी बेहतर आपके पास कोई उपाय हो तो कमेंट में लिख सकते हो, आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, एंड देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ योर लक एंड योर डीड इन द कमिंग एग्ज़ाम। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं पूरा करता हूँ और बाकी कुछ बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आक्रमण बैच, क्रैश कोर्स फॉर NDA 2 2024, ये एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, एक्सक्लूसिव बैच, कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑफ NDA, और जून 14 से ये बैच शुरू होगी। यूट्यूब के ऊपर आप इस बैच को देख सकते हो। जल्दी इसका ओरिएंटेशन सेशन भी होगा जिसमें इस बैच के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन वी हैव
फाउंडेशन बैच फॉर NDA 1 and 2 2025, एक्सक्लूसिव बैच कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर NDA 2025 की एग्ज़ाम के लिए टारगेट करके अगर आप 11th में हो 10th में हो तो ये बैच आपके लिए बहुत बढ़िया है। 16 मई से बैच शुरू हो चुकी है, कई लेक्चर्स इसमें शुरू हो गए हैं, कुछ दिनों में मेरा लेक्चर भी इसके अंदर शुरू हो जाएगा। आप MSR लाइव कोड का यूज़ करके इस बैच को एनरोल कर सकते हो। देन we have Vijay complete batch for CDS 2 2024, exclusive complete batch coverage for CDS 2024 और ये बैच 30th मई से शुरू हो चुका है। एंड अगेन आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ योर डीड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।